Bhargav ji is Technical Director, Department of Finance, Government of Rajasthan. Having experience of more than 34 years and expertise in handling the e-governance project from project conceptualization to successful implementation, which included project goals, features, function, tasks, budget training, hardware, infrastructure and manpower management, striving for seamless introduction of IT tools and infrastructure to improve the business process for better throughput and positive impact on users for better organization goals. Now I invite to Shri Akul Bhargav ji for the session of IT factors in managing an enterprise and implementing needs social media. So, Shri Akul Bhargav ji. थैंक यू. नमस्कार. दोपहर के बाद वाला जो सेशन होता है थोड़ा सा आलसी बना भी होता है और चूँकि खाना खा चुके होते हैं अपन लोग और हम लोग सुबह से मेरे ख्याल में 10 बजे से बैठे होंगे तो 10 बजे से सेशन आते 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 बहुत बोरिंग सा हो जाता है. हमारा कोशिश ये रहेगी, हमारा सेशन आईटी का है. जैसे मैं यहाँ आया 10 मिनट पहले आया, 10 मिनट पहले जो मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा आप सब में बहुत उत्साह है, बहुत सारी चीज़ जानना चाहते हैं. ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग सा है आपके. अब इसको एनजीओ से हम कैसे रिलेट करेंगे वो हम यहीं पे कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सुभाष सर से जानने की कोशिश की थी कि जो हमारा ये सेशन है ये हम एनजीओस के लिए कैसे बेटर बना सकते. तो हम आज कोशिश करेंगे 2-3 इसको टुकड़े में बांट लेते हैं. सबसे पहले तो आईटी कहाँ और कैसे कैसे काम आ सकती है. दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एनजीओस को कैसे काम में ले सकते हैं. तो मैं लास्ट मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा मिल पाया, एनजीओ को जोड़ने की कोशिश करी. दूसरा ये हम लोग सोशल मीडिया को हमारे कामों में कैसे काम में ले सकते हैं, हम इस पे बात करना चाहते हैं. तो शुरुआत हम करते हैं. पहले तो आईटी होता क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम किसी भी तरह का काम यूजिंग कंप्यूटर और उसके डिवाइसेस और इंटरनेट को यूज करते हुए में यदि कर रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वी आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यदि आज हम देखें तो हम सब जने करीब करीब आईटी यूज कर रहे हैं. कैसे? सबसे पहले हम बात करें, हम सबके हाथ में मोबाइल है. मोबाइल में हम क्या यूज कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करने की बात करते हैं, कम्युनिकेशन है. उसके बाद जैसे मैडम ने कहा व्हाट्सएप. व्हाट्सएप में हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सचेंजिंग डेटा. अब वो डेटा आप कहोगे सर मैंने तो डेटा नहीं किया, मैंने तो इमेज भेजा है. इमेज इज ऑल्सो ए डेटा. और आगे बात करें, बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं आजकल. कैसे? मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, जैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा उसके बाद मेरा नंबर चला गया. वो सबसे पहले आपको क्या करता है आजकल? एक मैसेज भेजता है और आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? आपकी कोई भी नीड हो उसको फुलफिल कर रहा है. तो ये क्या हो रहा है? हमारा मोबाइल है, मोबाइल का शेप कैसा होगा, कंप्यूटर का शेप क्या होगा, सब कुछ सब क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाती है, उसके तहत काम कर रहा है. दूसरा उसके पीछे क्या है? कम्युनिकेशन. तो आज की तारीख में आईटी ने हमारे पूरे एनवायरनमेंट को बदल दिया. तो हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट है कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड आइटम हम यूज कर रहे हैं, साथ में कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं. और धीरे धीरे हम देखें तो हम लोग अनजाने में कंप्यूटर से भी हो गए हैं. हमको ये जानना है कि आज बारिश होगी नहीं होगी, हम क्या करते हैं? गूगल पे जाते हैं, कोई वेदर का प्रोग्राम देखते हैं तो हम ऐप यूज कर रहे हैं. तो ये जो ऐप्स हैं इन्होंने और आसान बना दिया. हम सबको जो कंप्यूटर यूज नहीं भी करता था उसको क्या चाहिए? उसको एक आइकॉन चाहिए जिसको हम पहचान जाते हैं. उस आइकॉन पे क्लिक करते हैं और हमको मिल जाता है. नहीं भी मिलता है तो आजकल गूगल क्या कहता है? गूगल खोलिए, उसका वॉइस कमांड शुरू करिए और क्या बोलिए? जो चाहिए पिक्चर हॉल मेरे घर के पास, वो तुरंत आपको लिस्ट देता है. तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे हर इंडस्ट्री वाला अपनी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कंप्यूटर्स के थ्रू इंटरनेट पे ले जा रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि वो सब एक दूसरे को देख पाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब आईटी हमारे को क्या फायदा दे सकती है? तो जैसे आप एनजीओ हैं, मैंने ये किसी कंपनी के लिए बनाया है, हम इसको एनजीओ की बात करते हैं. एनजीओ को क्या चाहिए? सबसे पहले एनजीओ को चाहिए पॉपुलैरिटी, फिर चाहिए मुझे ग्रोथ. यदि कोई मेरे को जानेगा तो मेरे में इन्वेस्ट करेगा या मुझे में ट्रस्ट करेगा
तो हम इस वाले को मैंने थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा था कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे हम यहाँ कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एनजीओ की। हमको कौन चाहिए? हमको दो जने चाहिए, एक तो जो हमारी हेल्प कर सके और दूसरा जो हमसे हेल्प ले सके। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम आईटी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तरह तरह का डेटा अवेलेबल है। आज की तारीख में सारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? हर तरह का डेटा आप लोगों को अवेलेबल कराते हैं। किस तरह का? स्टैटिकल डेटा है कि कौन से एरिया में कितने लोग बाग पढ़ रहे हैं, कौन से एरिया में कितनों को पानी नहीं मिल रहा है, कौन से एरिया में हमारे टॉयलेट रिलेटेड फैसिलिटीज नहीं है, या कौन से एरिया में जो बच्चे हैं वहाँ अनाथ बच्चे ज़्यादा हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो बीइंग एनजीओ हमको क्या हुआ? हमको वो टारगेट ग्रुप मिल रहा है। दूसरी तरफ कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जो पुराने जो इस ऐसी परिस्थिति से निकल के गए वो पैसा देने को तैयार है। अभी कुछ टाइम पहले आईटी डिपार्टमेंट की एक सेमिनार हुई, तो उसमें एक कंपनी वाला, बैंगलोर कंपनी वाला था, उसने क्या ऑफर किया कि कोई भी बच्चा स्टार्टअप चलाना चाहे मैं उसको बैंगलोर में फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस दूंगा उसको काम करने की प्रैक्टिस के लिए। वो कौन था बच्चा? वो यहाँ का बीकानेर का कोई बच्चा था कभी, जो बढ़ता 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 एक अच्छे स्टार्टअप पे पहुंच गया, वो ऑफर करने को तैयार। तो हमको ऐसे लोगों की तलाश हुई। कैसे मिलेगी हमको? तो आप नेट पे जाइए, नेट पे आप ढूंढिए, तो आपको मिलेगा वहाँ उस तरह के लोग जो ऑफर कर रहे हैं कि आई कैन डोनेट। बट वो क्या चाहते हैं? आपसे श्योरिटी चाहते हैं कि आप उस पैसे को, उनके रिसोर्सेज को अच्छे से काम। तो ये दो तरह की बात। तीसरा, हमको काम कैसे लेना है उसके लिए स्टाफ भी चाहिए, वॉलंटियर्स भी चाहिए। तो वॉलंटियर्स कौन कौन अवेलेबल है? आपने कहा साहब आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पर आपने अपने बारे में लिखा और आपने दोनों तीनों तरह के लोगों को ओपन रखा। क्या? जिनको हेल्प लेनी है, ठीक है, जो हेल्प देने को तैयार है, और तीसरा वॉलंटियर करने को तैयार। बहुत सारे जने आज ऐसे हैं जो अपनी वॉलंटियर सर्विस देने को तैयार। तो हम आज आईटी को कैसे काम में ले सकते हैं? कोई भी वेबसाइट, कोई भी टूल ऐसा बनाए जिससे हमारा जो है हमारा अच्छा बन सके, ग्रोथ आ सके, हम उस बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सके। कस्टमर एक्सपीरियंस मीन्स हमारा जो जिसके लिए हम बने हुए हैं। आज एनजीओ किस लिए है? हम हर एक बार बोलते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, तो वो मिल पाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं 2-3 पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, जैसे निवाला ग्रुप है या हेल्प एज इंडिया है। तो हमने क्या देखा, हमने कभी उनको कुछ डोनेट किया होगा, अब वो क्या करते हैं, जैसे अभी श्राद्ध आए तो उन्होंने मुझे जस्ट एक व्हाट्सअप भेज दिया कि सर आप श्राद्ध पे इतना पैसा कहीं खर्च करेंगे, उसकी बजाय आप 21 जनों को खाना खिला दें। और वो कॉस्ट कितनी थी? वो उतनी, उससे भी कम कॉस्ट थी जितने मैं घर पे खर्च करता हूँ। तो मुझे क्या लगा, वैसा कर लेना चाहिए। तो ये मैं कर पाया आगे। तो ये कैसे हुआ? हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा दिया उसने। मुझे हल्का सा एक इशारा दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिली और मैंने किसी एक पंडित जी को खिलाने की बजाय, मैं खुद पंडित हूँ, इसके बावजूद मेरे को क्या लगा, वो एक पंडित जी दिन में 6 जगह 6 बार खाना खा के आएंगे और कोई ऐसा जना होगा जो 6 दिन से खाना नहीं खाया। तो हमको किसको खिलाना चाहिए? खाना नहीं खाया चाहिए। तो फिर तो ये हमारा कैसे एक्सपीरियंस आया? ये कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा। हम चाहते हैं आज मेरी, जैसे मैं सुन रहा था एसएचजी के बारे में, मेरा यहीं तक है, वो यहाँ तक क्यों जाए? यहाँ पर जयपुर की कंपनी थी, इसका नाम था पुनसुमी इंडिया। वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती थी, उसकी डिमांड रशिया तक थी। कैसे? पता चला कि वो ऐसी कंपनी थी जो वो अकेली बनाती थी। उसका बिजनेस धीरे बढ़ता 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 कहाँ तक पहुँच गया। आज अमेजन की बात कर लीजिए आप, अमेजन में अमेजन कोई नहीं है, उसके पीछे कौन है? सारे वेंडर्स हैं, उनके नाम से अमेजन बना हुआ। या आप जैसे जयपुर में रहने वाले हैं तो आपने बिग बाजार का नाम सुना होगा। बिग बाजार है, कोई एक शॉप नहीं। यानी कि वहां पर जितने भी आपको स्टॉल्स दिख रही है, दैट आर डिफरेंट शॉप्स, उनको एक जगह बैठा दिया है। तो हम वो भी कर सकते हैं। दूसरा, स्टाफ को एक्सेस दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। जैसे अभी मैडम से सुन रहा था कि साहब बहुत पैसे की डिमांड करते हैं, उनके सामने बैलेंस शीट रखिए ना, ओपन करिए। जब हम एनजीओ हैं तो हमारे पास छुपाने जैसी कोई चीज़ तो ही नहीं। बैलेंस शीट रखिए, भैया देखिए इतना अपन ने कमाया, इतना हमने आपको सैलरी में दिया, प्रॉफिट कुछ है नहीं,
अब हम आपके पैसे बढ़ा दें या घटा दें, आप बताओ क्या करना चाहिए। आप थोड़े दिन के लिए आप सीईओ बन जाओ हमारे इस सेल्फ, तो ये अंडरस्टैंडिंग बनती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। और दूसरा, जैसे हमारा जो डेटा है उसको हम सेफ गार्ड करना, कई बार हमको जरूरत ही होती है मिसयूज में। आज मैंने क्या किया, निवाला के नाम से मैंने आपका सबका डेटा इकट्ठा कर दिया, उसको खुला छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उन सारे नंबर पे फ्रॉड होने शुरू हो गए। हमको वो भी केयर करना कि हम डेटा इकट्ठा करें, बट ऐसा नहीं हो कि वो डेटा कहीं और चला जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं अब, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, किस किस फील्ड में क्या क्या हो सकता है एनजीओ के फॉर्मेट में, हम उस एरिया को हल्का हल्का सा टच करेंगे कि आईटी कैसे कैसे काम आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करें आज एजुकेशन। एजुकेशन में यदि आप देखें तो बाय द वे कोरोना ने हमको थोड़ा और सिखाया। क्या सिखाया, ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है। तो आज हम लोग, मुझे पता है आप कहेंगे कि सर हम ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, बट आप बात नोटिस करिएगा, मोबाइल सबके घरों पर है, प्लान, इंटरनेट का प्लान भी सबके पास है, हम कोशिश कर सकते हैं। और आजकल ऐसा नहीं है, आजकल टैबलेट्स, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो क्या करते हैं, अपने पुराना सामान ऑफलोड कर देते हैं, जो उनका ऑब्सोलीट हो जाता है वो किसी स्कूल को या कहीं और दे सकते हैं, तो वो काम में ले सकते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें हम छोटे लेवल से स्टार्ट करें, उनको ऑनलाइन पढ़ाने का। चलिए ऑनलाइन नहीं तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एक पुराना टीवी ले, एक पुराना लैपटॉप ले, दोनों को जोड़े, क्लासरूम बना सकते हैं, आसान सा है। तो एजुकेशन ऐसा फील्ड है जिसके अंदर इंटरेक्टिव टीचिंग ने कोरोना के बाद से एकदम से चेंज ला दिया। आप देखें, हर रोज मैं देखता हूँ आजकल हमारे यहाँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेना, उत्कर्ष क्लासेस का रोज ऐड आता है। कितने पेज का आता है, फुल पेज ऐड आता है। इसका क्या मतलब है, डेफिनेटली दे आर अर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस, वरना वो फुल पेज का ऐड नहीं दे रहे होते, लगातार दे रहे हैं। उन्होंने क्या करा, क्लासेस लगाई। कैसी, पहले उन्होंने कोशिश क्या करी, कॉमर्शियल क्लासेस लगाई जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जेईएन के लिए, एईएन के लिए, और धीरे 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 क्या करते हैं, वो उनका पैटर्न फिक्स है, एक टीचर को बुलाते हैं, उसकी जैसे आप अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लास का एक फॉर्मेट बनाया, नाउ दे आर सेलिंग दैट क्लास, सेम क्लास को बार बार में आप बेच रहे हैं। एक तरह से जितने जने सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उन सबको देखने को मिले। तो ये एजुकेशन की बात है। ऑडियो विजुअल, बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करा सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन जो आपके काम आ सकता है। ऑफिस ऑटोमेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए होती है। एक तो मेरे को ऑफिस को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए मेरे को ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड डेटा मुझे रखना है। दूसरा मेरा फाइनेंशियल्स, तो आपको अपनी फाइनेंस का, तो बहुत सारे जने क्या करते हैं, आजकल एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं टैली, वो एम्प्लॉय करते हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमने क्या करा, MS एक्सेल लिया, उसमें ही अपना डेटा मेंटेन कर लिया। बहुत बड़ा डेटा नहीं है हमारा, बहुत छोटा मोटा हिसाब होता है, उसके अंदर ही अलग अलग टैब खोले, आपने डेटा बनाया, तो आप उसमें काम में ले सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग मीन्स मैंने पूरे साल क्या किया, कितना पैसा किस हेड में खर्चा किया, उसके बेसिस पे अगले साल का प्लान बना सकते, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए अगले साल के लिए, किस किस हेड्स में चाहिए, और कहाँ का मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ का कम खर्चा हो रहा है, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। वो हम ऑडिटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, मेरा डेटा होना चाहिए। मैंने 10 साल पहले कहीं डोनेट किया था, वो अब तक मेरे को टच कर रहे हैं, क्यों, शायद मैं फिर डोनेट करूँ, वो डेटा मेरे कभी न कभी काम आता, तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, ये मेरे पे डिपेंड है। मेडिकल लाइन की बात करें, मेडिकल लाइन लगातार चेंज हो रही है। हम पहले डॉक्टर के पास जाते थे, आपने देखा होगा एक शीशी में एक थर्मामीटर रखा रहता, आप जाते थे सबसे पहले वो लगा। अब आजकल क्या हुआ, इक्विपमेंट्स बदल गए। आजकल जाते ही आपको एक पल्स मीटर टाइप चीज़ लगाते हैं, किसी में यहाँ लगाते हैं, यहाँ से थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नोट होता है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक हो जाता है, ब्लड आपका और आपकी हार्ट बीट और सब फटाफट हो जाती है। और हॉस्पिटल में जाएँ तो और भी चेंज है, सब कुछ इक्विपमेंट है, आप वहाँ लेटिए, लेटते ही आपका पूरा पैरामीटर है। तो आईटी ने बिल्कुल चेंज कर दिया और वो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई नर्स केयर कर रही है नहीं कर रही है, आप पुराना डेटा देख सकते हैं, पिछले 6 घंटे में इनका पल्स रेट कैसा रहा था, बीपी कैसा रहा था, ऑक्सीजन लेवल क्या रहा था, वो सब रिकॉर्ड। और आज नहीं, पुराना भी। तो ये मेरा, और एक नया कॉन्सेप्ट आया था जो आजकल काफ़ी चल रहा है, टेलीमेडिसिन। हम भी अब NGOs भी कर सकते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो मेडिकल से बहुत दूर है।
आजकल लोग क्या करते हैं, एक वैन लेते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी ली उसके अंदर, एक लैपटॉप और एक डॉक्टर को उसमें बिठाया आपने, और आप एक रूरल एरिया में चले, और आपने यहाँ वाले डॉक्टर से ऑलरेडी बात कर रखी है, वो वीसी पे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है, आपने पेशेंट्स को एक एक करके कहाँ पे बुलाया, अपनी मेटाडोर में बुलाया, वहाँ पे विजिट कराया उसको, उसके कुछ पैरामीटर चेक किए और हाथ की आती हमने यहाँ वाले डॉक्टर को दिखा दिए, उसका एक्सरे से दिखा दिया, उसकी हमने रीडिंग बता दी, वो वहाँ से बता पाता। तो आजकल धीरे धीरे ये वाली फैसिलिटीज आपने सुना होगा, शुरू में सुना होगा, पहले खाली कैटरेक्ट के ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ, बट आप देखिए आज बहुत सारी जगह अलग अलग तरह से लोग इसको यूज कर। मार्केटिंग का तो मुकाबला ही नहीं, अपन सोच ही नहीं सकते कहाँ जाए। आपने देखा होगा शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे मिलेंगे आपको किसी सीरियल के। आप क्या सोचते हैं उस सीरियल के बारे में, क्यों लगे रहते हैं? लोग बाग उसको देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। उसके पीछे वो क्या सोच रहे हैं, वो अपना सीरियल नहीं दिखाना चाहते, वो जो सीरियल के बीच का जो एड है उसको महंगे में बेचना चाहते हैं। तो आप सोचिए मार्केटिंग का तरीका कैसे है। बाजार जाते हैं हम, एक के साथ एक फ्री, आप कहेंगे सर एक फ्री क्यों दे रहा है? वो दूसरी कंपनी का 3 महीने का रास्ता बंद कर रहा है। मैं टूथपेस्ट खरीद लाऊं और दूसरा भी खरीद लाऊं फ्री, अगले महीने नहीं खरीदूंगा ना मैं, उस कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, तो स्ट्रेटेजी बदल गई। तीसरा तरीका, मुझे पता है ये मेरा सामान एक्सपायर हो जाएगा इतने साल पीरियड में, यदि मैं एक के साथ एक फ्री करके बेच दूं, 2 फायदे हो रहे हैं मुझे, मेरा सारा सामान निकल जाएगा, दूसरा कंपनी का काम और बंद हो जाएगा। तो वो लोग मार्केटिंग को अलग तरह से सोच रहे हैं, हम नहीं सोच पा रहे। तो आजकल आईटी को उस तरह से यूज करते हैं, कैसे कहाँ पर क्या चीज बिक रही है। और एग्जांपल लेते हैं, आजकल बहुत सारे स्टोर्स क्या करते हैं, सब आपस में जुड़े हैं, जो सामान ज्यादा जहां बिक रहा है उसको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, यदि मेरी चेन स्टोर्स है और एक जगह यदि फ्रूट पड़े रह गए, क्या होगा? खराब हो जाएंगे। मगर उन्होंने आपस में चेन बना रखी है, वो आपस में दिन भर में क्या बात करते हैं, ये सामान मेरे पास बिका नहीं है, क्या मैं आपकी तरफ भेज दूं? वो उसके जो पैरेलल स्टोर है वहां भेज देते हैं, वहां से सेल हो जाता, खराब होने से ही बचा। तो ये कहलाता है एनालिसिस, कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है। आप स्टोर्स में जाइए, घुसते ही कुछ सामान आपको गैलरी में लगा मिलेगा, क्यों लगा होता है? वो आपको अट्रैक्ट कराने के लिए, आप तुरंत बास्केट में डालते। तो ये मार्केटिंग एनालिसिस का तरीका है, कौन से सामान को कितने शेल्फ पे रखा जाए। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने एक नया तरीका निकाला। क्या नया तरीका निकाला? यदि मेरा एक बिस्किट के पैकेट का वेट 110 ग्राम्स है, जिसकी कीमत है 20 रुपीज, मैं उसकी प्राइस तो कर देता हूँ 18 रुपये और वेट घटा देता हूँ। हमारा ज्यादा बिकता है, क्यों? हम क्या सोचते हैं, सस्ता मिल रहा है यहाँ। साइज में कैसा होता है वो? इतना सा छोटा दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। साबुन सभी में ऐसा है। और साबुन की बात करें इन्होंने, और एक नया तरीका निकाला, एक कंपनी 3 ब्रांड के साबुन निकालती है और तीनों में कंपटीशन कराती है। बिक रहा किसका है? उस एक कंपनी का बिक रहा है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई सा भी खरीदो। ये हम लोग कभी भी नहीं सोचते। थम्स अप और कोका कोला में कंपटीशन करा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कोका कोला पी रहे हैं, वो पूछ रहे हैं थम्स अप, दोनों एक कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये नए नए स्टाइल इस एनालिसिस और डेटा से निकल के आए, लोगों की अलग तरीका बन रहा है। कम्युनिकेशन के बारे में जैसे हमने बताया, इंटरनेट, मैसेजिंग और उससे भी ज़्यादा, जैसे अब आप एनजीओज हैं तो आप ढूंढिए आपसे रिलेटेड वाला एनजीओ कहीं और चल रहा है, वो लोग नया क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारी लेक कर रही है, हम देख सकते हैं। आप यही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड आपको एनजीओज मिलेंगे, आपके जैसे एनजीओ। आप ऐसा नहीं है कि आपका वाला एनजीओ अकेला है, आपका जैसा एनजीओ है उससे मिलता जुलता एनजीओ और मिलेगा। हम उनकी ग्रोथ तो देखें, साथ में ये भी देखें क्या नया कर रहे हैं या क्या हम कम कर रहे हैं, हम उसके अंदर एनहेंसमेंट कर सकते। तो ये कम्युनिकेशन ने बिल्कुल बदल दिया। और दूसरा, यदि कोई मॉडल हमको मिलता है, हमको रीइन्वेंट क्यों करना, नए सिरे से क्यों बनाना है हमको? यदि हमको बना बनाया मिल रहा है, हमको मॉडल मिल रहा है, हमको पसंद आ रहा है, हम उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करें, सेम यूज़ करें। आजकल ज़माना यही कहता है, कार बन गई तो हम कार खरीदते हैं, कभी भी नहीं कहते मेरे लिए नई कार बना के दे दो। वो कंपनी कार बिक रही होती है, मैं वही खरीद रहा होता हूँ। तो ये बहुत फर्क है। तो ये हमारा दूसरा वीसी का बहुत अच्छा मेथड है। पिछले कोरोना में क्या हुआ, सारे स्कूल्स
हमारे सारे ऑफिसेज आपस में वीसी के थ्रू बात करें। तो बहुत सारे फीचर्स आए, हमारा गूगल ने हमको ऑप्शन दिया, जूम ने हमको ऑप्शन दिया और सभी दे रहे हैं हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम बात कर सकते हैं। हमको किसी के पास बीकानेर में किसी से मिलने जाना था, उनसे क्या रिक्वेस्ट की, सर हम मिलने तो नहीं आ पाएंगे, आप प्लीज़ 15 मिनट की वीसी अरेंज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। मीटिंग में क्या हुआ, आमने सामने बात हो गई, आपने जो प्रोडक्ट दिखाना था वो अच्छे से दिखा लिया, आसान हो गया। हमारे ऑफिसेज में बहुत बदल गया, लोग टूर्स करते थे इधर से उधर तक और काम भी नहीं होता। अब क्या होता है, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 जने दोनों तरफ बैठ जाते हैं, 15 आदमी इधर 15 आदमी इधर, दोनों आपस में बात करते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है वही सुलझाते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने बहुत तरीका। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में बहुत चेंज आ रहा है कि आज की तारीख में हमको बैंक वाला प्रेफर ही नहीं करता कि हम बैंक पहुंचे। काउंटर वाला क्या एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी काम है वहीं से करने हैं, चाहे बैंक का अकाउंट ओपनिंग से लेकर हमारा डिपॉजिट की बात अलग कर दीजिए। डिपॉजिट के लिए भी आजकल क्या है, कैश डिपॉजिट मशीन लगी है जिसमें आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक विड्रॉल हम एटीएम पे कर पा रहे हैं, हमारे एफडीज हैं, हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, सब धीरे 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 कैसे जाता जा रहा है, ऑनलाइन जाता जा रहा है। तो हमारा बैंकिंग सेक्टर भी कैसा है जो आईटी को अच्छा कवर करता है। रिटेल में आप सब देखते हैं ई कॉमर्स। अब जैसे मैं भी सुन रहा था कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अभी तक खुद सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा सजेशन उनको यही है वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना प्रोडक्ट उस तक ले जाएं। अभी आपकी रीच क्या होती है, आपका मार्केटिंग खाली, और एक बार अमेजन पे आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने देखा है काफ़ी सारी जगह ऐसे हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, क्या करते हैं, एक बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का असेंबल करते हैं। क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह से बनाया, मार्केटिंग कौन करता है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा, वो अमेजन से जुड़ा हुआ है। अमेजन पे वो प्रोडक्ट जो वो 50 रुपये का बना रहे होते हैं वो 250 रुपीज़ का बेचे। तो आप क्यों नहीं बेचे, एक बार स्टार्ट करिए, मार्केट कम अप हो। जयपुर की एक लेडी थी, उन्होंने अपना एक बिजनेस 10,000 रुपये से शुरू किया। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, हम लोग नॉर्मली कोई भी ट्राउजर कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसका एक साइज होता है, तो उन्होंने उसका स्टोर का नाम रखा फ्री साइज। आप बताइए, हम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके आपको बना के देंगे। उनका बिजनेस अभी जैसे मुझे बताया गया 20 करोड़ के रुपए उनका टर्नओवर है। उन्होंने क्या करा, टेलर और एक कपड़े वाले से बात करें, टेलर को कहा भैया जब मैं कहूँ जब बनाएगा, कपड़े वाले को कोई दिक्कत नहीं कभी भी देने के लिए, डिज़ाइन पसंद होता था वो अपने साइज भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कराया, विद इन 3 डेज डिलीवर कर। वो बिजनेस धीरे 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 बढ़ने लगा। आइडियाज़ और ऑनलाइन स्टोर्स ने बहुत ज़्यादा चेंज। जयपुर में हमारे एक स्टोर है जिसका नाम है आदर्श स्पोर्ट्स, पता नहीं आप जयपुर में कितने जने रहते हैं, बहुत अच्छा रिनाउंड स्टोर है स्पोर्ट्स का। मेरे को कभी जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं आईटी का हूँ तो थोड़ा क्रिएटिव या थोड़ा सा रहता क्यूरियोसिटी कि क्या कर रहे हो। तो हमने देखा वो इतना अच्छा स्टोर वाला अमेजन के लिए पैकिंग कर रहा था। तो मैंने उससे कहा आपका इतना अच्छा बिजनेस चलता है, आप अमेजन पे क्यों कर रहे हैं? तो बोला सर ये थोड़ा सा बिजनेस वाली बात है। फिर थोड़ा जब उससे थोड़ा खोद के पूछा तो उसने क्या बताया, बोला मैंने बैडमिंटन का जो रैकेट है जिसकी कॉस्ट बाजार में 1,000 रुपये है, वो मैंने 1,000 रैकेट खरीदे। कितने कॉस्ट में मिले उसको? 500 रुपीज़। उसके बाद जितने बेच सकता था उसने 1,000 रुपये में बेचे। उसके बाद 20% डिस्काउंट करके उसने सारे अमेजन में बेचा। प्रॉफिट जितना सोच सकते हैं उससे डबल। आइडिया ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब इतना बड़ा बिजनेस भी ये नहीं सोच रहा कि मुझे एक रैकेट बेचने के लिए पैकिंग करनी पड़ती, वो उसके लिए भी तैयार है। मार्केट का कोई चैनल नहीं छोड़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफ़ी चेंज आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में क्या होता था, पहले हमको कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता था फिजिकली। आजकल क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए हैं जो आपको उसको सिमुलेट करने का, उसको आर्टिफिशियल बनाने का मौका देते हैं। कैसा दिखता है, कैसा डिज़ाइन होगा, वो सब कुछ आपको पहले से दिखा। ये पर्टिकुलरली जो मैंने डिज़ाइन लिया है किसी कार फैक्ट्री का है, कार वाले कैसे करते हैं, कार का डिज़ाइन कैसा होगा, हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी सोच सकते हैं यदि हम SHG की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिससे मैं हूँ, हम हर जने के पास एक मोबाइल है, चाहे वो सैमसंग का है, चाहे वो MI का है या किसी और फील्ड का है, सब ने उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है। शुरुआत यहीं से होती है।
एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक कोई सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो ये इंडस्ट्री अपनी तरह से ऑलरेडी चल रही है, सबको कवर करती है। इन्वेंट्री, हम जितने भी स्टोर्स की बात करते हैं, जितने भी हम आपके एनजीओ की बात करेंगे, हर जने के पास कुछ ना कुछ सामान है। कई बार होता है सामान पड़ा रह जाता है, हमको पता ही नहीं होता, किसी नीचे चीज़ के नीचे दबा रह जाता है। यदि मेरे पास कहीं लिस्टिंग हो तो मुझे ये पता चलता रहता है कौन सा आइटम कितना पुराना है, कितने दिन से रखा हुआ है और कहाँ रखा हुआ है, शेल्फ का नंबर डालना है। तो उस तरह से हम भी काम में। एंटरटेनमेंट की बात करें तो आज देखिए आप, मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ कि सीरियल्स आते हैं टीवी पे। आजकल उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट किया, उस सीरियल्स को किसी ऐप पे दे दिया, जैसे क्या है हॉटस्टार है, सुबह 6 बजे देख सकते हो आप एडवांस में। मतलब नया आइडिया है बिल्कुल। अब उसने क्यों किया ऐसा? उसको पता था कि जितनी भी लेडीज़ हैं पर्टिकुलर उनको टाइम नहीं मिलता, तो उनको जब टाइम मिले वो तब देख पाए। क्या किया उसने? एक सब्सक्रिप्शन लिया, अपना फ़ायदा किया है। अब अपन सोच रहे हैं कि उसने लेडी का फ़ायदा किया, उसने अपना फ़ायदा किया। अब आप सबको आदत डाल दी हॉटस्टार। अब आप पहले तो अपना मोबाइल चार्ज रिचार्ज कराते थे, अब हॉटस्टार को भी रिचार्ज कराते हैं। बिजनेस का तरीका, एंटरटेनमेंट। जितने पिक्चर हॉल हैं जयपुर में और धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले क्या होता था, एक रील्स आती थी पुराने ज़माने में, हमने तो देखी है, आप पता नहीं आप में से कितने ने देखी है। वो रील्स जयपुर में 5 आई तो 5 पिक्चर हॉल में चला सकते, या साथ में चला देते तो क्या करते थे, पिक्चर का शो ऐसे अरेंज करते थे 1 घंटे लेट, कि एक रोल दूसरे पिक्चर हॉल में पहुंचता था, तब वो उसका शो स्टार्ट होता था। बट उसका नुकसान क्या था? सुबह पिक्चर 9 बजे शुरू होती है, 9 से 12, 12 से 3, इस तरह से 5 शो का। लोगों ने 7 से 9 स्टार्ट कर दिया। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नुकसान हो रहा है। आपने एक और शो और अरेंज कर लिया, क्योंकि पिक्चर हॉल में डिस्ट्रीब्यूटर तो आएगा नहीं, तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अब पिक्चर्स ऑनलाइन कर दी। जितनी बार आप पिक्चर ऑन करोगे उनको पता चल जाएगा आपने कब चला। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना तो आप कॉपी कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अलग बात है, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना बिजनेस को चेंज किया, प्लस जो क्वालिटी मिल रही थी हमको वो डिजिटल मिल रही है। जैसे हम बोलते हैं 4G में 4K सॉरी, तो वो एक और डायमेंशन जोड़ के हमारी क्वालिटी बदल दी। एग्रीकल्चर की बात करें, ये बड़ा अच्छा सा फील्ड है और अभी मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। यहाँ पर एक छोटी सी ड्रोन एग्जीबिशन लगी, तो जब हम वहाँ गए तो पता चला मैक्सिमम ड्रोन्स, हम तो सोचते हैं सर्विलेंस के काम में आते हैं, कोई जासूसी, सबसे ज़्यादा ड्रोन एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, दवाई छिड़कने के लिए। हमको हमारा 3 एकड़ का फार्म हाउस है जिसके अंदर कुछ फसल लगा रहे हैं, हमको खाली इधर का और उधर का हिस्सा दिख जाता था, ठीक है। बट अब हमको क्या करते हैं, ड्रोन से मुझे एक एक एरिया दिखता है नीचे, कि किस एरिया की फसल कितनी बड़ी हो गई है, कितने एरियाज में क्या दवाइयों का मुझे छिड़काव करना है, वो सब कुछ मुझे बड़ा अच्छा लगा उन ड्रोन्स को देख के, कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम ड्रोन के थ्रू हमारी फसल को देख पा रहे हैं और एक एक एरिया में ढंग से छिड़काव कर रहा है। और हाथ के साथ वो फोटो खींचने लगा था, ताकि आपको ग्रोथ का पता चल रहा है, आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए उनके लिए, कौन से कीड़े लग रहे हैं, वो सब बड़ा अच्छा लगा मुझे वो ड्रोन वाला एग्जांपल देखे। तो ये एक और फील्ड है जो लगातार इम्प्रूव है। सर इसका कोई रेंट वगैरह का क्या है? क्या चीज? ये ड्रोन की कॉस्ट तो सर बहुत ज्यादा दिखाई उन्होंने, है ना, मगर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, रेंट आउट कर लेते हैं। जैसे हमने वो जो ड्रोन पूछा उसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए थी, ठीक है सर। अब आप कहेंगे सर 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो लोगों ने आजकल रेंटल सर्विस शुरू कर दी। एक व्यक्ति लिया है गाँव में, हाँ, एक जना ले आया और उसने 5-6 जनों से बात कर ली। आपको यदि याद हो तो ट्रैक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, हर घर में, मतलब हर फार्मर के पास ट्रैक्टर नहीं होता। कस्टमाइज भी कर रहे हैं सर आजकल, कस्टमाइज भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बजट कितना है, रिक्वायरमेंट क्या है? बट फिर भी हमने जब उससे बात करी, हर एक जने का कहना था कि सर हम इससे कम नहीं कर पाए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगी कॉस्ट कम आएंगी उनको। फिर दूसरा ये है कि उनका ये भी कहना है कि इनके लाइसेंसिंग पॉलिसी भी है, ड्रोन अब हर जना नहीं उड़ा सकता, क्योंकि प्राइवेसी भी जाती है। गाँव में तक तो ठीक है, अपने यहाँ मान लीजिए आप ड्रोन उड़ाइए, आज हमारे यहाँ तो पूरा शहर खुला पड़ा है, तो वो थोड़ा सा अलग इशू है। तो वो धीरे धीरे कम अप होंगे, कॉस्ट भी कम आए। तो लोगों ने यही किया है कि मिलके लोग बाग ड्रोन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर दवाइयों के लिए यूज़ कर रहे हैं, छिड़काव,
बीजों के लिए भी कर रहे हैं, दवाइयों के लिए भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। और रिसर्च भी काफ़ी हो रही है। जो ये बीज हैं, आप बीजों पे जाएं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेरा फील्ड नहीं, बट फिर भी मैंने देखा वैरायटी ऑफ बीज और उनको रखना और उनसे उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करना एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। होटल इंडस्ट्री की, और इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, हम लोग देख ही रहे हैं। आज इस होटल में कोई चेन्नई से आके रहना चाहता है, वो वहीं से देख लेता है कमरे कैसे हैं, रूम अवेलेबल है कि नहीं है, हमारी लोकेशन पे है नहीं है। ऐसे रिजर्वेशन की बात करें, इस पर ज़्यादा बात नहीं करें। पब्लिकेशन, ये भी एक अच्छा फील्ड आया आजकल। हमारा राजस्थान पत्रिका या भास्कर पहले खाली एक जगह से छपा करता था। राजस्थान पत्रिका की बात करें, जयपुर से छपता था। पहली बार जब बैंगलोर में छपा तो पता चला कि पूरा के पूरा अखबार डिज़ाइन जयपुर में होता है, छपता सिर्फ बैंगलोर। वो क्या करते हैं, अपनी अपनी न्यूज़ बनाते हैं, डालते जाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको अरेंज करता है, उसके बाद पूरा अखबार यहाँ डिज़ाइन होता है, ऐड उसके अंदर जोड़े जाते हैं और सिर्फ यहाँ से कमांड दिया जाता है, प्रिंट वहाँ होता है। तो ये टेक्नोलॉजी बदल गई। आज की तारीख में कोई बुक नहीं खरीदना चाहता, ई बुक आ गया, किंडल वर्जन की आपके पास बुक्स मिल जाएंगी आपको, बहुत बदलाव है। ऐसे ही ग्राफिक्स और एनिमेशन, ये बहुत अच्छा फील्ड आया। लोग लगातार अपनी एड इंडस्ट्री के लिए और तरह तरह की इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी यूज़ करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग हम लोग सब देखते हैं हमारे घरों पे जो बिल्स आ रहे हैं, ये डेटा प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। चाहे टेलीफोन का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे भी डेटा इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे। और आजकल देखिए आप टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है हमारे घरों पर। आजकल क्या हो रहा है, वही आता है, वो डेटा को नोट करता है अपने बिजली के बिल में और वही मीटर से हमारे को बिल निकाल के जन देता है। और वो डेटा तुरंत कहाँ पहुँच जाता है, सर्वर पे चला जाता है। यदि नहीं भी जा पाता तो जब भी वो अपने ऑफिस जाता है वहाँ से डेटा पहुँचाता है। तो डेटा कलेक्ट भी किया, बिल भी जनरेट कर। हमारा राजस्थान काफ़ी आगे रहा, अब चूँकि ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सबकी मार्कशीट पिछले 25-30 साल से यहीं छप रही है। मतलब उनको इतना ट्रस्ट है राजस्थानी पे कि ये काम भी अच्छा करते हैं और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। 25 साल नहीं, और ज़्यादा पुरानी बात करो, तब से यहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस में हो रहा है, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको गैदर करते हैं। आजकल छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनको डिज़ाइन करना, उनके टारगेट सेट करना, इन पे बात और बहुत सारी। तो ये मैंने आपसे कुछ बात करी, और पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस होती हैं। अब आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। एनजीओज के लिए क्या बेनिफिशियल, तो आपने कहा सबसे पहले हमने आपसे इससे बात की थी, स्टे इन टच। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू कैसे बात करें। तो मैडम ने जैसे ही कहा, सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखूँ। व्हाट्सएप ग्रुप दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जिसमें ये वो आदमी को दिखेगा नहीं मैं उस ग्रुप में हूँ। मैं क्या करता हूँ, हर वीकली एक मैसेज उनको ड्रॉप कर, स्टे इन टच, एक तरीका है। दूसरा आज का है मास एसएमएस। हमारे पास सबके मोबाइल नंबर्स हैं, हम उनको लगातार एसएमएस भेजते हैं, या हमारे पास उनकी ईमेल एड्रेसेस है, हम ईमेल पर कुछ अपना एक ब्रोशर या अपना एक जो भी हम जिस पीरियड में हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया निवाला का, अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध से रिलेटेड वाला एक ब्रोशर बनाया, भेज दिए। मेरे पास निवाला वाले करीब करीब मुझे ध्यान है साल भर में 365 दिन है, वो शायद मुझे 150 से 200 अलग अलग तरह के व्हाट्सएप भेजते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी टारगेट ऑडियंस पकड़ रखी है, उसके अकॉर्डिंग वो भेजते रहते हैं। जैसे ही अभी ये निकलेगा नवरात्रा स्थापना में क्या करेंगे, वो छोटी बच्चियों को चप्पल बांटनी है, एक अलग ले गए आपको नवरात्रा के थ्रू, आपको गर्ल्स के थ्रू आपको अट्रैक्ट किया उन्होंने और आपसे डोनेट करा के और उन्होंने अपना अच्छा काम किया। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। फाइनेंशियल डोनर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितने भी एनजीओस काम कर रहे हैं, हम सब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारा क्या उद्देश्य है कि हम किसी न किसी तरह सोसाइटी को कुछ ना कुछ दें और कुछ हेल्प कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कुछ एरियाज देखने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे नहीं पता आप में से झुंझुनू से कोई है या उसके आसपास रहते हैं। मेरे को झुंझुनू जाने का मौका मिला तो मैंने वहाँ देखा कुछ एनजीओस कैसे हैं। वहाँ का कोई एक सेठ जो कभी वहाँ रहा होगा, उसको कंप्यूटर की नॉलेज बहुत कम थी, तो उसने वहाँ पर एक पूरी धर्मशाला खरीद रखी है,
उसमें क्लासरूम लगा रखा है। पूरे दिन बच्चा यदि वहाँ पढ़ने आता है, उससे ना तो पढ़ने के पैसे लेते हैं, ना खाने के पैसे लेते हैं, टीचर को पैसे अपनी जेब से देते हैं। तो एक तरीका निकाल लिया उन्होंने। क्या कभी वो उस परेशानी को झेल चुके हैं जब बाहर गए। अभी हम लोग का एक सीएम का प्रोग्राम था, वेदांता ग्रुप जो है उनके जो ओनर है वो यहाँ आए थे। वो अपने यहाँ जयपुर के आसपास कहीं पड़े हुए हैं थोड़े से दिन। तो अब उन्होंने बताया था कि उनके फादर वगैरह कैसे ऑयल के डब्बे बेच के कैसे निकले। अब आज वो तैयार बैठे, आप उनको बताइए कि भाई मेरे को कोई भी चैरिटी रिलेटेड कोई काम हो, कोई अच्छा प्लान आप मुझे दीजिए, आई एम रेडी। तो हमको ये फाइनेंशियल डोनर्स जो हैं वो हमको ढूंढने के लिए हमको आईटी का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे कोई वेबसाइट्स हो, कैसे भी हो हमको वो मिलना चाहिए। क्वालिफाइड वॉलंटियर्स सबके पास होते हैं, बट फिर भी यदि हमको उस फील्ड की नॉलेज रखने वाले, या जैसे आज की तारीख में हमने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई भी चाहिए। जैसे हम विदेशों में देखें तो क्या चाहते हैं, उनको 2 घंटे का यदि हम काम दे दें और छोटा सा पे कर दें, तो हमारे एक ऐसे तरह के वॉलंटियर्स होंगे जिनमें फुल ऑफ एनर्जी होती है। वो 6 घंटे का काम 2 घंटे में कर जाएंगे। पैसे क्यों चाहिए उनको? क्योंकि वो घर से मंगाना नहीं चाहते पैसे। हमारे वो वॉलंटियर्स हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं। विदेशों में यही हो रहा है, वो 10th के बच्चे के 1 घंटा काम कराते हैं, 12th के बच्चे से 3 घंटा काम कराते हैं, ग्रेजुएट है तो ज़्यादा काम कराते हैं, अदरवाइज कराते ही नहीं हो, और उनको छोटा छोटा अमाउंट देते हैं। इवन हमारे में से जो किड्स किन्हीं के बच्चे बाहर गए हैं, वो थोड़े दिन बाद रहने के अलावा और टीचर के अलावा पैसा मांगना बंद कर देते हैं। आपको सरप्राइज होगा कैसे। तो वहाँ वो एनजीओज नहीं, ओपन कॉमर्शियल बिजनेस वाले ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेट कैसे करना है। तो जैसे मैं आप लोग की बातें सुन रहा था कि बहुत सारे नॉर्म्स बदलते रहते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट, कोई कह रहा है साहब ऐसा वाला रजिस्ट्रेशन लाइए, कोई कहेगा डिजिटल सिग्नेचर लाइए, कुछ लाइए। तो हमारे को ये आसान कर देता है। जब लास्ट डे आए उस दिन हम करने बैठेंगे, डिजिटल सिग्नेचर एक दिन में नहीं बन पाता, हमको फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये हम लगातार आईटी को यूज़ करते रहें, यू विल फाइंड आसान होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इन्वेंट्री और गुड्स, यदि आप कोई ग्रुप चलाते हैं, उसके लिए आपके पास कुछ सामान है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, कहाँ पे रखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रिपीटेटिव तरीके के हैं, जिनको हम बहुत देर में कर पाते हैं। उसके लिए यदि हम कोई सॉफ्टवेयर बनवा पाएँ, आसान हो जाता है। यानी आपको क्या करना है कि कोई एक लेटर डिज़ाइन करना है, आप हर बार हाथ से लिखते हैं। तो आपने जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं MS वर्ड, आपने एक चिट्ठी बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद अगली बार आपको लिखनी है तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एजेंसी बदलनी है, उसका सब्जेक्ट बदलना है, कोई रेफरेंस बदलना है, चिट्ठी करीब करीब बनी हुई है, आप उसको वहाँ भी काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक्सेल है, एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी छोटी मोटी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आपको एक छोटा सा एक इनवॉइस बनाना है, तो आपने इनवॉइस का एक फॉर्मेट बना लिया, उसमें आप क्वांटिटी बदलेंगे, रेट बदलेंगे, आपका इनवॉइस बन के आ जाए, तो आप उसको टाइम बचा सकते हैं। तो आईटी को आप यहाँ भी काम में ले सकते हैं। और जैसे मैंने इसमें लास्ट में लिखा, सही आदमी तक पहुँचना, ये बहुत बड़ा हमारा टास्क है एनजीओ का। चाहे वो नीडीज हो वो, चाहे वो डोनर हो वो, या जो हमारा वॉलंटियर कर रहा हो, उन सब के लिए बहुत यूजफुल। अब इसमें हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें यह है कि हमको एज मैनेजमेंट बंदा ढूंढना पड़ेगा, मतलब बनना पड़ेगा, सॉरी ढूंढना नहीं, बनना पड़ेगा। हमको हमारे सब चीज़ों को प्लान करना आना चाहिए। आईटी यही सिखाता है कि कोई भी काम करना है तो आप उसके स्टेप्स लिखिए पहले, और उसको कोशिश करिए फॉलो भी करें। तो हमने जैसे इसमें कोशिश करी, प्लान बनाइए आप, ठीक है, और अपनी ई प्रेजेंस रखिए। एक छोटी सी वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे सर ने पूछा कितना, रजिस्ट्रेशन किसी नाम का कराने के लिए आजकल 299 रुपये लगते हैं। कोई कोई वेबसाइट तो 99 रुपीज़ भी लेती है। क्या मिलेगा उसके बदले में? www.ngo.org, ये नाम मिल गया, मेरा नाम रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे दुकान का नाम रजिस्टर होता है। और 1000 रुपये के अंदर आपको, 1000 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे भी कम में आपको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर हमारा कंटेंट रखेंगे। अब रही बात तीसरा, तो हम किसी ऐसे 12th के 10th के बच्चे को ढूंढे जो अपनी एजुकेशन कर रहा है, उससे डेवलप कराइए, आपकी वेबसाइट तैयार।
आपका एक ईमेल एड्रेस फ्री में बन जाता है जीमेल पे, बनाइए, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। आप अपने कंटेंट लगातार उस पर डालते रहिए, और आपको भेजना क्या है, आपको सिर्फ अपना वेबसाइट का एड्रेस भेजना है जिसमें कंटेंट रोज बदल रहे हैं। आज की तारीख में पूरी इंडस्ट्री चाहे कोई सी भी हो, वेबसाइट बेस्ड चल रही है। अपने प्रोडक्ट लगातार बदलती रहती है, उनका डिज़ाइन बदलती रही है, आपको अट्रैक्टिव बनाती रहती है। तो आपको ये भी करना पड़ेगा। उसके अलावा अब जैसे मैंने आपको आउटसोर्सिंग की बात की, बट चूंकि हम एनजीओ हैं, हम सोचते हैं हमारा पैसा बच जाना चाहिए, तो हम कोशिश करें कि जो हमारे वॉलंटियर ऐसे मिल जाएं जो थोड़ा थोड़ा आईटी जानते हैं। क्या होगा उससे, हमारा जो पैसा आउटसोर्सिंग के लिए हम लोग जो भेज रहे हैं वो हमारा खर्च होने से बचा। और बात करें सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और इनके बीच में सिंक भी बनाना पड़ेगा, हमको सिंक्रोनाइजेशन बनाना पड़ेगा, लगातार हमको प्रेजेंस रखनी है। आजकल जमाना ये कहता है कि जैसे ही कोई आपको भूला, आप उसको नहीं दिखाई दिए, वो आपको जल्दी से भूल जाए, तो आपको उसको भूलने नहीं देना। मेरे पास हेल्पेज इंडिया को मैंने 10 साल पहले डोनेशन दिया था, बीच बीच में मैं नहीं देता, मगर वो क्या करते हैं, मेरे को दिसंबर में एक कैलेंडर भेजते हैं एज कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ या वो मुझे डोनेट, बट वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे याद दिला रहे हैं कि सर हम यहाँ हैं। उसके साथ क्या करते हैं, अपनी पिछले साल की एक्टिविटी का 2 पेज का एक रिपोर्ट भेज देते हैं, उसमें क्या किया उन्होंने, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था उसको कैसे यूटिलाइज किया। तो आप क्या होता है, यदि आप डोनेट करना चाहते हैं या आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप फिर कंटिन्यू। तो क्या मतलब हुआ, आपको दिखते रहना, आपकी प्रेजेंस हमेशा होनी चाहिए। तो आजकल मार्केटिंग भी ये कहती है कि यदि आप दिख रहे हैं, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, मगर यदि इसका विज्ञापन नहीं है आप छोड़ देते हैं, आपको कोई विज्ञापन वाला मिलता है आप उसको उठा लाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम सब जने दिखावे के पीछे घूम रहे हैं, तो फिर हमारे एनजीओ क्यों नहीं दिखाए, एनजीओ की प्रेजेंस भी हो जानी चाहिए। उसके अलावा ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम सबको सब लिखने दें, जिसके जो मन में आ रहा है जो लिखने। कई बार उससे नए आइडिया आ जाता है। जैसे आज सुबह एग्जाम्पल की बात हो रही थी कि हम लोग गवर्नमेंट में हैं, कुछ हम लोग पेपर्स देते हैं किसी किसी को, उसकी बजाय जैसे आपने देखा हो आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उस पर एक चिप लगी हुई है, वो सब डेटा उस चिप में लिखा हुआ है। तो हमारे आज गवर्नमेंट में बात करी थी कि हम पेपर क्यों देते हैं, हम इस चिप में लिखते हैं, जो पढ़ने वाला है जना उस चिप से पढ़ लेगा। ये ऐसे आइडिया अचानक कहीं से निकल के आते, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे आईटी प्लेटफॉर्म बने हुए ऑलरेडी, रेडीमेड है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, हम लोग आईटी की बात तो करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत हमको आसान सी दिख रही हैं, मगर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले लोग बात पर्सन्स, हम सबसे पहले हमारी एक आदत है, हम जिस तरह से काम करते रहते हैं ना, उससे हम हटना नहीं चाहते। जैसे कोई आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट आएगा तो हम सबसे पहले कहेंगे नहीं ये तो खराब है, ये तो अच्छा नहीं है, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। मगर आप देखिए मोबाइल में हमने कभी नहीं कहा ऐसा, मोबाइल हम तुरंत यूज़ करना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा। जो हमारे यूज़र्स हैं, कौन यूज़र्स हैं हमारे, उन सबको तैयार करना पड़ेगा जो जिनके थ्रू हम काम कराना चाहते हैं। मोबाइल रिलेटेड इक्विपमेंट हो, चाहे कंप्यूटर रिलेटेड हो, चाहे लैपटॉप हो या कोई भी इक्विपमेंट, उनको हमको तैयार करना पड़ेगा कि आपको इनको यूज़ करना शुरू करना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन जिम्मेदार है, उनको क्या क्या काम किस किस को करना है, ठीक है, और लोगों को हम कैसे बताएं। उसके बाद आता है प्रोसेस। हमको हमारा, जैसे मैंने आपको कहा, हमको मैनेजमेंट गुरु बनना पड़ेगा, हमको हमारा प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपको सारे प्रोसेस बनाने पड़ेंगे अपने। ये आईटी इम्प्लीमेंटेशन यदि बड़ा करते हैं, छोटे मोटे में हमको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यदि हम कोई बड़ा बनाते हैं तो हमको ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब बात जो टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है, हर थोड़े दिन में बदल रही है। हमारी दिक्कत क्या होती है, यदि आज हम एक लैपटॉप खरीद लेते हैं, क्या नुकसान है उसका, 2 साल नहीं तो 3 साल बाद हम खुद कहते हैं इसको बदलना है। तो ये खरीदते वक्त और इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना कि वो कितने दिन में बदले। एक नई प्रॉब्लम नई खड़ी क्या हो रही है, जो हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं उनका सिक्योरिटी का इशू होने लगे।
करीब 4 साल पुरानी बात है, जितने भी SBI के ATMs थे वो प्रॉब्लमेटिक हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए थे और उस पर जो विंडोज़ डली हुई थी वो पुरानी हो गई। जो हैकर्स थे उनको रास्ता मिल गया उसको हैक करने का। क्या मतलब हुआ? SBI को ना चाहते हुए सारे मशीनें बदलनी पड़ी, सारे सॉफ्टवेयर बदलने पड़े। ये जो कॉस्ट है, ये हिडन कॉस्ट है, ये दिखती नहीं हमको। तो यदि हम एम्प्लॉय करें IT, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमको ये जो पैसा आज इन्वेस्ट किया है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पैसा हमको आगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद खर्च करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान। अब बात आते हैं हम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके हिसाब से क्या है? कोई बता सकता है? सोशल मीडिया मतलब ये है अपने काम का प्रचार प्रसार करना। हाँ, काम का प्रचार प्रसार करना, या हम जो भी कर रहे हैं वो सोशली सबको बताएं। आज फेसबुक पे मैं मेरा फेसबुक पे पेज बनाता हूँ तो मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मेरी फोटो दूसरों से शेयर करूँ, मैं आज फला जगह घूम के आया। 2 फायदे हो रहे हैं इसके। एक फायदा ये हो रहा है मैं उन जगह के बारे में लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ आज मैं यहाँ हूँ, या आज मेरा कोई अचीवमेंट है, मैं उसको फेसबुक के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये भी चाहते हैं कि लोग आपको अधिक से अधिक जाने, ये या भी कौन हो। ये भी पर्पस हो सकता है कि वो जाने, तो लोग बाग उसको दोनों तरह से लेते हैं। ये बात करी मैंने मेरे इंडिविजुअल्स। अब यदि हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, अभी हम क्या करते हैं, ब्रोशर या हम मंथली आपका निकालते हैं, उसकी बजाय हम क्या करें, हमारा प्रोडक्ट, हमारे किए गए काम, उनको किसी भी तरीके से, तो मैंने पहला माध्यम क्या बताया आपको, फेसबुक। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये कॉमन बज़वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह से यूज करते। मैं IT का हूँ, फिर भी आप सरप्राइज हो गए, मैं खाली फेसबुक यूज करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। लोग आज ट्विटर भी यूज करते हैं, है ना। तो उसका ये है कि आप चूंकि आप NGO बन गए, तो आप थोड़ा थोड़ा सब यूज करिए, अपनी पब्लिसिटी हर माध्यम से जाने दीजिए। फेसबुक पे अपने पेजेस दीजिए जिसमें आप क्या कर रहे हैं उनके बारे में, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको यदि वॉलंटियर जरूरत है तो लिखिए आप वहाँ पे। आजकल फेसबुक ने तरीके निकाल दिया, आजकल फेसबुक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गया, तो हम NGO वाले क्यों नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो हम NGOs को भी ऑफर करें फेसबुक। तो बेसिक सोशल मीडिया ये कहता है कि लोगों को किसी तरह से आप अपने पास जोड़िए, यानी क्या करिए, सबसे पहले तो ग्रुप बनाना शुरू करिए, जोड़िए, और कोशिश करिए 1 जना 2 को जोड़े, 2 जना 4 को जोड़े। क्या होगा, आपका एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जिसके अंदर आप खाली एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे और कहाँ तक पहुँचे। उसका एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। आप लोग जितने जने व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसके अंदर ये फोटोज़ कहाँ से आ रही हैं? क्या कोई जना इंटरनेट पे से लेके डालता है? 90% टाइम कंपनियां ऐसा कर रही हैं। वो क्या चाहती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करें। तो कंपनी के जो ऑर्गेनाइज ऑफिसेज हैं वो सुबह एक मॉर्निंग वेलकम मॉर्निंग का मैसेज भेजेंगे, उसमें 2 भगवान जी की फोटो लगाएंगे और भेजना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको भेजा, आपने उनको भेजा, भेजते 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 कहाँ पहुँचा दिए। यानी वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो मार्केटिंग कॉल थी, और हम क्या समझ रहे, गुड मॉर्निंग कॉल है। वो गुड मॉर्निंग कॉल नहीं है। तो ये आपको सोचना है, इसको अपन को भी अपने अंदर डालना है। यदि मुझे भी ऐसा करना है तो मुझे किसी को गुड मॉर्निंग भेजना है, गुड मॉर्निंग भेजिए, छोटा सा पंच लाइन मेरे NGO की भी भेज दीजिए। पब्लिसिटी पहुंच रही है, तो ये आप पहुंचता है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। बहुत स्मार्ट होते हैं लोग, आप पिक्चर भेजते हैं, छोटा सा अपना नाम भी लिख देते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, आप पूछिए कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो हम NGO को भी ऐसे ले जा सकते आगे। तो सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आप बनाइए प्रोफाइल्स और अपने बारे में क्या क्या कर सकते हैं आप उसको डिफाइन करिए। उसके बाद उसको पोस्ट करना है, रेगुलर पोस्ट। आपने आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पोस्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आपको क्या हेल्प करते हैं, फोटो खींच के उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना आपको अलाउ करते हैं। एडिटिंग मीन्स आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई गोला बनाना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप ऐड करिए और पोस्ट करिए। और कहाँ करिए, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पे आपने कैसे ग्रुप बना दिया, एक इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया जो आपके जानकार का ही बना सकते हैं,
ब्रॉडकास्ट बना दिया। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या आने लगे हैं, बिना मेरे एड्रेस बुक में जोड़े फोटो आपको सबको मैसेज भेज पाते हैं। आते हैं आप सबके पास आते हैं, आते हैं। बहुत आते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम उसको बहुत अलग तरह से सोच रहे हैं। जब वो लोग हमको भेज सकते हैं तो हम तो हमारे एनजीओ के पर्पज से आगे भेज ही सकते हैं। हम उसको ऐसे काम में नहीं, वो मार्केटिंग कॉल में काम में ले रहे हैं, हम चैरिटी काम में नहीं, उसको उस तरह से इस्तेमाल। उसके बाद लोगों को जोड़िए अपने साथ, लोगों के रिएक्शन आने दीजिए आप, और उसके बाद यदि एडवर्टाइजमेंट देना पड़े कहीं, आप देखें बहुत सारे एनजीओ अपना विज्ञापन भी करते हैं, आप वहां तक भी जाइए। और उसके अलावा मेजर करिए क्या उसका इम्पैक्ट आया क्या। कोई आपने मेहनत करी 15 दिन व्हाट्सएप भेज के, क्या मेरे पास 4 वॉलंटियर बढ़े? यदि बढ़े तो मेरी लाइन बिल्कुल सही जा रही, मेरे को इसी लाइन में और चलना चाहिए। यदि नहीं बढ़े तो इसका मतलब क्या है, मेरे को मेरा प्लान चेंज करना हो सकता है। फेसबुक की जगह मुझे कहाँ जाना, इंस्टाग्राम पे जाना। क्योंकि क्या है, अगली साइड हमारी वही है, ये जो कुछ मैंने 3-4 लिए, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, इसको भी लोग यूज करने वाले लोग अलग अलग ग्रुप हैं। एज ग्रुप, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप, इंटरेस्ट वाइज ग्रुप, इस तरह से बने हुए ग्रुप। आज जैसे इंस्टाग्राम में हम लोग यूज नहीं करते, यंग वन ज्यादा यूज करते। तो मुझे देखना है मेरी रीच कहाँ है। यदि मुझे छोटे यंग बच्चों को पकड़ना है तो मेरे को किसी इंस्टाग्राम का कोई ग्रुप बना के उससे पोस्ट करना चाहिए। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कैसी कॉल मुझे कहाँ ले जाना है। यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं पता था कुछ टाइम पहले तक कि यूट्यूब का एक छोटा सा वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के यदि हिट्स ज़्यादा आ जाएं तो यूट्यूब आपको पे करता है। हमने देखा, मेरे कोई नो ने उसको यूट्यूब ने पे किया। तो मैंने पूछा भाई कैसे, तो बोले जब भी यूट्यूब कुछ भेजता है और यदि वो 30 सेकंड से ज़्यादा बड़ा होता है तो वो शुरुआत में और बीच में 2-3 ऐड दिखा के उसको भी इस्तेमाल करता है, उसकी रेवेन्यू से आपको पैसा दे रहा है। हम भी सोचें ऐसा, यदि मेरा ग्रुप बड़ा हो जाता है तो मेरी पब्लिसिटी के साथ साथ मेरा रेवेन्यू भी आता है। तो मेरे को उस तरफ सोचना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, बहुत सारे हैं। हम जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे, अभी हम क्या कर रहे थे, हम कुछ यूज़ कर रहे थे, कुछ हमारे आसपास वाले बच्चों को या हमारे किड्स को यूज़ करते हुए देखिए। अब आप उसको उस एंगल से मत देखिए, अब देखिए हम लोग हमारे काम को कैसे फैला सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब सोशल मीडिया की हमने बात की थी, शुरुआत यही थी। सोशल मीडिया मीन्स कोई भी ऐसी पोस्ट जो क्या क्या रखती हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो वीडियो, उसको यदि हम सोशली भेजते हैं, इसका मतलब हम ऐसी चीज को पोस्ट कर रहे हैं जो कि मेरी प्राइवेट नहीं है। यदि मैंने मेरी कहीं घूमने की फोटो डाल दी, वो मेरी प्राइवेट नहीं रही, वो सोशली फैल गई। तो सोशल मीडिया मीन्स एक सोशल ग्रुप, जो भी हमारा रिलेटिव्स का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, बिजनेस कलीग्स का हो सकता है, या हमारे एनजीओ ग्रुप का हो सकता है। यदि उसमें हमने कुछ भी फोटो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन कुछ भी डाला, दैट इज कॉल्ड एज ए सोशल मीडिया। अब बात यह है कि वो डिसेमिनेट कैसे हो, फैले कैसे, उसको हमको देखना है। आजकल देखिए क्या होता है, पुराने टाइम में हमको याद नहीं है कि हम 2 या 3 रिलेटिव को विश करते थे सुबह सुबह बर्थडे। फेसबुक क्या करता है वो आजकल, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनका सुबह सुबह बताता है आज इनका बर्थडे। आपको ऐसे ऐसे जनों से कॉल आती है, आप सोच ही नहीं सकते क्या फायदा हुआ। फेसबुक ने अपने को पॉपुलर करने के लिए सबकी आदत डाल दी कि फेसबुक खोलना ही खोलना है, व्हाट्सएप खोलना ही खोलना है। व्हाट्सएप का क्या फायदा बताइए व्हाट्सएप कंपनी को, व्हाट्सएप तो फ्री है। उसने शुरू में चार्ज किया था कि मैं आपसे कुछ 500 कुछ रुपए लूंगा, 500 या उससे कम थे 1 साल के लिए, बट उसके बाद उसने पैसे मांगे ही नहीं किसी से, फ्री चलाया जा रहा। एक ही कारण है उसका, जितने जने व्हाट्सएप चला रहे हैं उनका नंबर लाइव है, वर्किंग कंडीशन में। यानी आज व्हाट्सएप ये जानना चाहे कि मुझे रनिंग नंबर चाहिए, अभी आपको मैं 100 नंबर दे दूं, हो सकता है उनमें से 50 काम ही नहीं कर रहे, मगर व्हाट्सएप पे जितने मैसेज चल रहे हैं, व्हाट्सएप के पास डेटा है कि ये जने व्हाट्सएप पे लाइव रहते हैं, ये नंबर तो लाइव है, आप इस पे एडवर्टाइजिंग करिए, आपको फायदा देगी। वो उस नंबरों को बेच रहा है आपको। तो ये हम सब सोच रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कुछ और तरीके से, मार्केटिंग और मैनेजमेंट वाले बंदे उसको अलग तरह से सोचते हैं।
सारा आजकल जैसे मैंने आपको कहा मैनेजमेंट में डिमांडिंग हो गया, आपका कस्टमर्स हर जना उसको चाहता है। हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले ब्रश नहीं करते हैं आजकल, सबसे पहले व्हाट्सअप खोल के देखते हैं। सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल आपसे? सही। तो फिर हमको भी यही करना है ना, सुबह सुबह कोई मैसेज भेजिए आप सबको, काम में लीजिए आप, तो सोशल मीडिया उस तरह से पॉपुलर हो जाता है। हाँ जी, अब मैंने इसको जो पहली स्लाइड थी मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मेथड से बनाया है। क्या क्या कर सकते हैं हम? ग्रोथ। सबसे पहले हमारी सोशल मीडिया को हम यूज कैसे करें? हमारी ग्रोथ के लिए। हम हमारा बिजनेस, हमारा एनजीओ या हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सोशल मीडिया को यूज करें, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम हो। पोस्ट डालने हैं मुझे रोज, और आजकल पोस्ट बनाना मैंने कहा बहुत मुश्किल काम नहीं है। फोटो खींचिए, आपके वाले मोबाइल पे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो एडिट करने का ऑप्शन देते हैं, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखिए भेजिए। आप एनजीओ का कोई काम कर रहे हैं, भेजिए आप। मैं बार बार मैं निवाला का वो एग्जांपल देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा है 21 रुपीज़ में खाना खिला देते हैं, और हर रोज क्या करते हैं, जो भी जना डोनेट करता है उसको कॉल करते हैं वो कि आप बांटिए खुद खाना। उसकी फोटोज अगले दिन सोशल मीडिया पे अलग अलग ग्रुप से भेजता है। तो आदमी को क्या लगता है, हमको सोचना नहीं चाहिए बट करता है, देखो मैंने चैरिटी करी, मेरी फोटो भी कई जगह चली। आदमी का सेकंड थॉट, चाहे कोई भी मना करे कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए, हर आदमी को चाहिए होती है, वो उससे भी खुश हो रहा है। मगर निवाला वाला क्यों खुश हो रहा है? इस एक जने की खुशी के पीछे 4 जने और जुड़े। तो ये बहुत है, तो ये मेरा ग्रोथ का तरीका है। दूसरा है ट्रैफिक। ट्रैफिक मीन्स हम बाजार मार्केट के ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं हमारे बिजनेस की तरफ ट्रैफिक। कितने लोग नए जुड़ रहे हैं, कितने लोग मेरे ग्रुप्स को देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया और उसमें हमने क्या देखा, मैंने जितने जनों को पोस्ट किया उसमें से ब्लू टिक कितने के पास से आया। यदि मेरा मैक्सिमम ब्लू टिक आया है, इसका मतलब मेरा कंटेंट पहुंच रहा है और आदमी पढ़ रहा है। मुझे किसको फोकस करना चाहिए? अब उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो पिछले 50 दिन से किसी के ब्लू टिक नहीं आ रहे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मेरा मैसेज आता है सीधा डिलीट कर देगा। तो मेरे लिए वो ग्रुप और वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो मुझे उस ट्रैफिक को भी एनालाइज करना है। ये एक तरीका हो। कितने लाइक्स मिल रहे हैं मुझे फेसबुक पेज पे, उस पर कितने कमेंट्स आ रहे हैं, ये बहुत हो गया। कितने ट्वीट की बात करें, कितने फॉलोअर जुड़ रहे हैं मेरा बिजनेस उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया तभी काम करता है। आजकल ट्विटर ने क्या करा है, ट्रस्टेड के लिए छोटा सा ब्लू टिक लगाना शुरू कर दिया। यानी जिन पे भी आपको ब्लू टिक नहीं मिले, इसका मतलब क्या है, दो सोर्सेज आर नॉट ट्रस्टेड वन। आप उनके ट्वीट्स और उनकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, उनका कहना ही होता। तो एक नया तरीका निकाल दिया। वो कब बना, यानी ट्विटर पहले खुद जज करता है कि क्या ये जो सेंटर है ये सही है। आज की तारीख में एक छोटा सा, बहुत दिन से आप लोग ने भी ध्यान दिया नहीं दिया, एक बिजली विभाग की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि साहब आपका बिजली आज रात को कट जाएगी, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। सबके पास आया होगा मेरे ख्याल में, हम में से कुछ जनों ने जवाब भी दे दिया। क्या देखना चाहिए था मुझे, वो नंबर से आया या नाम से आया। यदि आरवीपीएन से आया या डिस्कॉम जयपुर से आया, डिस्कॉम बीकानेर से आया, तो मुझे पढ़ना चाहिए, अदरवाइज मुझे डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यानी वही वाली कहानी है कि हमको ट्रस्टेड सोर्स को देखना बहुत जरूरी है कि कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, वो सोर्स हमारे लिए बहुत। और ध्यान रखिए, आए या न आए, आपको कांटेक्ट नहीं करना है। ये हम आईटी का भी आपको बताने भी जा रहा था। आईटी जितना आपको फैसिलिटेट कर रहा है ना, उतना ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। रोज फ्रॉड कॉल्स हो रही है। बेचारा कोई एक जना 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाता है और वो 1 मिनट में कोई उड़ा ले जाता है। क्यों? क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम OTP को तो ऐसा आसान सा मानते हैं और तुरंत बता देते हैं किसी को। हमको चाहे कुछ भी हो जाए, OTP नहीं बताना। हमारा ईमेल का पासवर्ड हम किसी को भी दे आते हैं, आप खोल लेना। गलत तरीका है। ना अपने कार्ड का पिन, ना अपना ईमेल एड्रेस का पासवर्ड, ना आपके किसी ट्विटर अकाउंट का, फेसबुक का, किसी का पासवर्ड किसी के पास भी नहीं। किसी मतलब इवन स्पाउस के पास भी नहीं हो चाहिए, बच्चों के पास भी नहीं हो चाहिए। आपको यदि याद हो तो मैं जब छोटा था, मेरी जब साइकिल हुआ करती थी, मेरी साइकिल पे हर किसी खरोच भी लग जाती थी ना, मैंने बड़ा संभाल के रखता था। मगर जब मेरा फ्रेंड ले जाता था, उसको चिंता थोड़ी होती थी। क्यों?
क्योंकि उसका सामान नहीं है। सेम बात हमारी वाली प्रॉपर्टी के साथ है। जब मेरा ईमेल अकाउंट वो ओपन करेगा, वो लापरवाही से करेगा। मेरा होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा, लॉग आउट करके बाहर निकलूँगा। वो हो सकता है मेरा यूज़ किया, खुला छोड़ के चला। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी खुद की ओनरशिप आती है आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं, दूसरे की होती है लापरवाह करते हैं, तो उसका ध्यान रखें। तो वो उन बातों का भी अपन को ध्यान रखना है। कस्टमर सपोर्ट, आज की तारीख में बहुत सारी NGOs ने, कंपनी ने क्या शुरू किया है, वो कहते हैं आप कॉल मत करिए। अभी आपको ये याद हो, आपने सबने कोविड के टीके लगवाए थे, तो कोविड वालों ने आपको एक नंबर दे दिया था, आप उस नंबर पे हाय भेजिए। क्या कहता था, डू यू वांट टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट, आपको अपना बुक कराना है। उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया, यानी कि जो हेल्प डेस्क का तरीका निकाल लिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमको एक नंबर दे दें, डेफिनेटली उसके लिए हमको एक पर्सन हायर करना पड़ेगा। या आजकल हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं बॉट्स, यानी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, आपको जैसे ही उस नंबर से कोई कॉल आती है, हाय लिखता है, वो अपने आप ही, कोई आदमी नहीं बैठा उसके पीछे, आपको एक मेनू भेज देगा। मेनू मीन्स ऑप्शंस भेज देगा, 1 करने से ऐसा होगा, 2 करने से होगा। तो आप देखिए, आपका व्हाट्सअप जो कमर्शियल व्हाट्सअप है, उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने से आपको एक आदमी की सर्विस की जरूरत नहीं, उससे कम में ही काम चल जाता है। तो हम ये कस्टमर सपोर्ट के काम में भी ले सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए कम आपको आदमी बिठाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सवाल क्या होता है, मैं डोनेट कैसे करूं, बैंक अकाउंट नंबर क्या है आपका, आप मुझे कितने बजे मिलेंगे, इस सब के लिए फ़ोन की जरूरत ही नहीं है। मैं खाली एक नंबर पे हाय भेजूं, वहाँ पर आप 5 ऑप्शन आएंगे, 1 नंबर दबाते ही ये जवाब जाना है, 2 नंबर ये जाना, तो आपके जवाब प्री डिफाइंड है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। रेपुटेशन मैनेजमेंट में कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे विज्ञापन क्यों देते हैं, सिर्फ हमारी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के। जो भी हम कर रहे हैं उन सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं लगातार कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, रेपुटेशन आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सर ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है अपने? कौन सा वाले का? व्हाट्सएप वाला जो भी हम बात कर रहे थे। व्हाट्सएप को बनवाना पड़ेगा, अपनी छोटा सा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना। वो ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए अपन को एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई आपको हाई भेजेगा वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। पब्लिक रिलेशन, आजकल ये कहते हैं कि हम लोगों को हम तक नहीं रहना है, हमको लोगों को भी बताना है हम क्या कर रहे हैं। आज की तारीख में गवर्नमेंट देखिए आप, गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, मगर क्या होती है, सबसे पहले अगले दिन जब तक हमारे मिनिस्टर, हमारे जो भी इनॉग्रेशन वाले की फ़ोटो ना छप जाए, तब उद्घाटन तो हो ही चुका है, काम तो शुरू हो ही चुका है। उनको भी चाहिए तो हमको भी चाहिए, तो हमारा पब्लिक रिलेशन भी होगा। प्रॉस्पेक्टिंग, हम लोग और लोगों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आगे ले जाए। अप टू डेट प्रेजेंस, जो भी हम कर रहे हैं लगातार हमारा बदलता रहना चाहिए। हमारी वेबसाइट है, हमारा जो भी कंटेंट है, उसमें लगातार चेंज होता रहना चाहिए। मैंने मेरा ऑफिस बदल लिया, लोग अभी भी वहीं पहुंच रहे हैं, मेरे को बताना पड़ेगा। हमने कुछ नई सर्विस स्टार्ट करी है, उनको कैसे पता चलेगा, हमको बताना पड़ेगा लोगों को। लोकल सर्च, आजकल आप देखिए क्या करते हैं, अमेजन वाले की बात करते हैं ना, या हम आपके भी केस में भी आएंगे, वॉलंटियर्स की बात करते हैं। यदि मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, सबसे पहले कौन सा वॉलंटियर चूज करना चाहिए, जहां आप काम कर रहे हो या जिस एरिया में काम कर रहे हो उसके आसपास का। यदि वो आदमी मिल जाए तो आपके लिए उस आदमी को मैनेज करना आसान होता है। अमेजन भी यही करता है। यदि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो, सबसे कम दूरी का जो बंदा है या प्रोडक्ट है वो आपको ऑफर करता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, अमेजन को फ़ायदा होता है। यदि आपको मान लीजिए कोई एक पेन खरीदना है आपको, और आपको वो एक बेंगलोर से सप्लाई कर रहा है और एक जौहरी बाजार से सप्लाई कर रहा है, कॉस्ट किसमें कम लगेगी, जौहरी बाजार वाली। तो लोकल पे की तरफ हमको ध्यान देना। कंटेंट आइडिया, एजाइल मार्केटिंग का मतलब होता है क्रिएटिव, नया से नया। एजाइल मीन्स होता है न्यू या इनोवेटिव। तो आपको वो कैसे करना है उसकी तरफ ध्यान देना। और जो हमने कहा कंटेंट आइडिया फ्रॉम ऑडियंस, कोई यदि सजेशन देता है हमको जरूर लेना चाहिए। हाँ, क्या इंप्लीमेंट नहीं करें, बट कीप इन माइंड, हो सकता है कोई एक नया आइडिया दे जाए। और इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए, और हमारे जैसे एनजीओज क्या कर रहे हैं, हमको उनको कॉम्पिटिटर की तरह ना देखते हुए उनको सीखने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कोई एक छोटा एनजीओ है, हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है वो, उसकी सीख को हमारे एनजीओ में हम कन्वर्ट करें, हमारे काम में उसको किसी तरह से लेके आए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे
कि सोशल मीडिया को हम लोग कैसे एम्प्लॉय करें। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, 2-3-4 ही लिए मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कैसे काम करते हैं। अक्षय पात्र की बात करें, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अक्षय पात्र क्या कर रहा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है, वो भी हमारे जैसे छोटे एनजीओ जैसे था, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। उसने आईटी को यूज किया है। क्या यूज करता है वो, बहुत सारे बच्चों को खाना खिला रहा है मिड डे मील से और अलग अलग मेथड से। वो सामान पहुंचाने के लिए आईटी यूज करता है शॉर्टेस्ट वे। यानी आईटी कैसे यूज कर रहा है, अपने एनालिसिस के काम में ले रहा है, साथ में कौन सा रास्ता चूज करूं मैं कि मुझे मेरा पेट्रोल कम खर्च होना चाहिए। उन्होंने ऐसे लेवल तक चले गए। यानी आईटी की जरूरत अपने कस्टमर्स को काउंट करना, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वो मेरे कौन डोनर्स हैं, कौन बेनिफिशियरी है, वो तो है ही डेटा, उसके लिए तो आईटी यूज कर ही रहा है। उसके अलावा यूज क्या कर रहा है, मैंने इसलिए क्या, सॉल्विंग लॉजिस्टिक प्रॉब्लम लाइक फिगरिंग ऑप्टिमम रूट। यानी उसको आईटी को उसने पैसा बचाने के काम में लिया ताकि मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाए। सेवा किचन, हम लोग सभी जने फंक्शंस में जाते हैं, अक्सर हमने देखा है खाना बहुत वेस्ट होता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोई नंबर दिए हैं अपने, आप उस पर कॉल करिए, कोई जना आपके पास अपने बर्तन लेके आएगा और आपसे सारा फूड लेके जाएगा और कहाँ और कैसे बंटना है वो काम में लेगा। इन्होंने आईटी यूज किया है। क्या यूज किया इन्होंने एक ऐप बना दिया कि लोगों को नहीं पता, वो कहता है आप ऐप में कुछ डालिए, विद इन 15 मिनट आपके पास कॉल आ जाएगा कि कहाँ से और कैसा खाना है आपके पास, क्या चीज़ है और किस तरह से कलेक्ट होगा, उसका पूरा प्लान आपसे बात कर। यानी उस आईटी को कैसे काम में लिया उन्होंने इस तरह से। उनको एक आदमी बैठाने की जरूरत नहीं है, ऐप वाला ही बैठा देता है। छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, ऐप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओला और उबर का आपने कभी जयपुर में ऑफिस देखा है? ऑफिस ही नहीं है, सब कैसे काम चल रहे हैं, उन्होंने बस पूरे मार्केट में एक ऐप डिप्लॉय कर रखा है जो 2 जनों के काम आता है। एक तो जो राइड करना चाहता है, जो राइड देना चाहता है, अपने आप काम कर रहा है, कोई जना नहीं देख रहा है। क्या सॉफ्टवेयर बनाया उसने, जैसे ही आप ऐप में जाएंगे आपकी लोकेशन उठाएगा, आप कहाँ हैं वो जान जाएगा, उसके बाद आपको कहाँ जाना है उसका डिस्टेंस निकाल देगा। ये तो पहला काम हुआ। जैसे आपने ओके किया वैसे ही उसने क्या करा, जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको मैसेज भेजना शुरू, और जो सबसे पास होता है उसको पिक करके आपको दे देता है। सॉफ्टवेयर कर रहा है, कोई आदमी ही नहीं। तो आप सोच के देखो, उनकी इंडस्ट्री सोचो। आज स्विगी और जोमेटो देखो, कौन है पीछे, आप क्या सोचते हैं स्विगी वाला सामान बेच रहा है? नहीं, खाना खाने वाले और खाना बेचने वाले, और कमा कौन रहा है? ओला, उबर, स्विगी एंड जोमेटो, और ऐसी बहुत सारी कंपनी। अभी इसीलिए एक ड्राइव चल रहा था, कुछ एनजीओज काफ़ी पीछे लगे थे, हम इनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। यानी जो मोटरसाइकिल पे आ रहा है उसको तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कमा कौन रहा है? या तो शॉप वाला या जोमेटो वाला, जो बेचारा मोटरसाइकिल पे लेके जाता है उसकी तो कोई केयर ही नहीं कर रहा है। उनके लिए भी आजकल एनजीओज आ रहे हैं, वो लोग उनका ध्यान रख रहे हैं कि इनको भी रीजनेबल पैसा मिलना चाहिए, इनको भी रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। यदि कोई कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा साहब हमारे यहाँ एक शॉप है, इसका नाम है, ये सामने ही है, रिद्धि सिद्धि स्वीट्स, बहुत पैसा कमा रही है। किसके बेसिस पे कमा रही है? उन बच्चों के बेसिस पर जो मोटरसाइकिल पे सामान बांट रहे हैं और उनको प्रॉफिट शेयर नहीं मिल रहा, तो उनको प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। तो आजकल इस तरह से बन। तो ये सेवा किचन की बात है। डेटा काइंड, ये यूके की है, जो आंगनवाड़ी, और ये मैं नहीं जानता बहुत ज़्यादा, मुझे बताया गया कि ये ऐसा वाला डेटा है जो क्या करता है कि ऐसे एरियाज जहाँ पर मतलब कमी वाले एरिया जहाँ टॉयलेट्स और पानी की प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस करके, सर्वे करके, और उनके लिए कुछ कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। ऑपरेशन रेड अलर्ट, इसमें इन्होंने क्या करा है कि ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी बेस है, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को कैप्चर करते हैं। अलग अलग जगह से डेटा कैप्चर करके कहाँ पर क्या हो रहा है उनको ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैंने कुछ खाली उठाए थे ये वाले, या सेव लाइफ फाउंडेशन, वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, आप मुझसे अच्छे तरह से जानते हैं एनजीओ क्या होते हैं। बस अब आपको देखना ये है कि वो आईटी कैसे इस्तेमाल करते हैं।
कैसे कहाँ काम मिले। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये वाला इन्होंने बनाया क्या है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, एक नया तरह का एनजीओ है वो क्या कर रखा है, उसने सारे हॉस्पिटल कैप्च कर रखे हैं। आप कॉल करिए, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये वाला क्या करता है, ये लगातार आपको बता रहा है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, आपको लॉ चेंज करने में हेल्प करता है। हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करके कम्युनिटी बनी हुई है, जिसमें कलेक्टर्स, पुलिस वाले सारे जने और जेडीए, नगर निगम जो भी हैं वो लोग बनते हैं। उनका काम यही होता है, उनको हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, इस चौराहे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं, तो उसने टाइम बता दिया, ये टाइम है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। अब आपके पास क्या तरीका है, हाउ टू चेंज माई ट्रैफिक सिस्टम। तो यहाँ ट्रैफिक सिस्टम उसके अकॉर्डिंग बदल गया। यदि मुझे स्लिप लेन बनानी है तो स्लिप लेन कैसे बनानी है वो सब सजेस्ट करता है। वीडियो वॉलंटियर्स, ये तरह तरह के वीडियोस लोग जो भी डालते हैं उनको एनालाइज करके उनके थ्रू अपने को हेल्प कर। ये हमारे कुछ थे, डिजिटल ग्रीन है जैसे, तो ये मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब मैं आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, मुझे आप लोगों की शक्ल से पता चल रहा है कि अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं ये मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ आईटी रिलेटेड कुछ, यदि आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपन ओपन रखें। कैसे काम लेना चाहते हैं, किसी का कोई आइडिया हो। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मत मानिए। आप आईटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके मन में कोई। सर, हाँ जी बताइए। सर वेबसाइट पेज का प्रमोशन के लिए कैसे क्या होता है? हाँ देखिए क्या होता है, हमने एक वेबसाइट बना ली। गूगल क्या करता है, हम गूगल की बात करते हैं, बहुत सारे सर्च इंजन से हमको क्या करना चाहिए, आजकल एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं सर्च इंजन सबमिशन। तो आप गूगल पे जाइए एंड सबमिट योर वेबसाइट। वो क्या करेगा, आपसे वेबसाइट का नाम पूछेगा, उसके अलावा आपसे कुछ कीवर्ड्स पूछेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो कह देगा। अब वो क्या कहता है, आपको टॉप पे यदि रखनी है तो मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा, मगर यदि आपकी वेबसाइट अपने आप ही लगातार डिमांड में आएगी, गूगल अपने आप उसको ऊपर ले जाओ। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं, आपसे यूआरएल और आपके कीवर्ड आस्क करती हैं, आप उन पर रजिस्टर कराते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी उस सर्विस को पॉपुलर करने के लिए आपके कंटेंट को प्रमोट करते हैं और थोड़े दिन में आप देखेंगे ऊपर आ जाए। तो आज जैसे आप देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट सबसे ऊपर क्यों मिलती है, क्यों, क्योंकि वो बार बार हिट होती है। गूगल सर्च इंजन को क्या डर लगता है, यदि मैंने इसको सेकंड पे दिखाया तो गूगल यूज करना कल बंद कर देंगे, कोई दूसरे सर्च इंजन पे जाए। तो देयर आर फ्री सर्विसेज एंड पेड सर्विसेज, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट, उसका एड्रेस, उसके कंटेंट किस नाम से ढूंढी जाए और क्या क्या कारण से ढूंढी जाए, वो सब चीज आपसे रिकॉर्ड कर। तो आप जाइए, हाउ टू ऐड योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन, आप दीजिए, लिख के दीजिए, आपको आंसर देगा। देयर आर 100 ऑफ वेबसाइट्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है। सर्च इंजन। सर्च इंजन। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे वेबसाइट बनी हुई है हमारी, हाँ और किसी ने हैक कर ली जी, तो उसका क्या कारण है, कैसे हैक करता है? उसका देखिए आप अच्छा बताइए, आपके घर के बाहर ताला लग रहा है, ताला तोड़ दिया, आपने अपने आप ही आंसर दे दिया, यानी आपकी वेबसाइट कैसे टूटी, आपने दो बातें, मैं आपकी बात पे आऊंगा, वही तो पता नहीं लगा मुझे, है वही पता नहीं लगा, वो पता इसलिए नहीं लगा, किसी ने हैक कर ली। हैक कैसे की होगी आप बताइए, आपका क्या नाम है? किसी को पता ही नहीं। नहीं, आपका शुभ नाम बताइए पहले। नारायण सिंह। नारायण सिंह। नारायण सिंह जी, आप और मैं, हम लोग क्या गलती करते हैं, जब हम पासवर्ड बनाते हैं ना, हाँ। तो हम बनाते हैं नारायण 1 2 3। नहीं मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपके पास ही आऊंगा। या पासवर्ड बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं। या फिर हमारे पास तीसरा तरीका क्या है, हमने जाने अनजाने। वेबसाइट हैक कब होती है, या ईमेल का पासवर्ड कब हैक होता है, या फेसबुक कब हैक होता है, जब हम पासवर्ड बहुत आसान बनाते हैं, या केयरलेस तरीके से हमने किसी साइबर कैफे में गए और वहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया, वहाँ भी नहीं हुआ सर। तो फिर चांसेस बहुत ये कम है। कोविड में हो गया मेरा,
लगभग 6 साल तक ये चली और फिर तो अब आपको सबसे पहला काम करना चाहिए। कैसे है कोई? हैक होने का मैंने आपको बताया ना, कोई भी हैक नहीं कर सकता, ट्रायल करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में इंटरनेट बहुत आसान से मिलता है। पहले हमको डायल अप पे मिलता था। डायल अप मीन्स हमको एक नंबर डायल करना होता था, यूजर नेम पासवर्ड दे दे, तो मेरे पासवर्ड मेरा रखने का तरीका था। हमारे ऑफिस में मेरे एक ऑफिसर है, उनकी डॉटर वो शेयर करती थी हमसे, तो हर वीक मैं पासवर्ड चेंज करता था। एक वीक मेरे को फ़ोन नहीं आया उसका, 2 वीक फ़ोन नहीं आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने पासवर्ड पूछा ही नहीं। बोले अंकल आपका पासवर्ड बहुत आसान है, आप स्पोर्ट्स पसंद करते हो, कभी आप पासवर्ड क्रिकेट रखते हो, कभी हॉकी रखते हो। अब मुझे पता था कि आपने वॉलीबॉल रखा हुआ, नहीं तो फुटबॉल रखा हुआ, नहीं तो उसे ट्राई कर लें। तो ये क्या कारण है? तो ये मेथोलॉजी की यही है, हम जो पासवर्ड रखते हैं उसकी 2 बातें, या तो हम आसान रखते हैं या हम किसी को बताते हैं, या जाने अनजाने में हमने कहीं हमारी ईमेल कॉमन शेयर हो गई, या हमने कोई कागज़ खुला छोड़ दिया। क्योंकि देखिए वो आदमी के पास और कोई तरीका नहीं है पासवर्ड को ब्रेक करने का। इसीलिए आजकल क्या कहते हैं, हमको पासवर्ड बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट्स लीजिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, कुछ नंबर लीजिए, कुछ स्मॉल कैपिटल भी लीजिए। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया तो भी वो हैक हो गई सर। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, देखिए नहीं हो जाता सर। इसका कारण है, आप जो कह रहे हैं उसका तरीका क्या है, मैं कीप ट्राइंग। हैकर क्या होता है, आगे वाले भी इतने शैतान हैं कि वो कहीं कहीं से पता नहीं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना। हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कितनी बार में क्या लॉग आउट नहीं करते हैं, उसको खुला छोड़ देते ये भी एक कारण है। हैं। ये हो जाता है। नहीं, वेबसाइट कैसे लॉग आउट करोगे? नहीं, फिर वेबसाइट आपने देखिए क्या होता है, वेबसाइट को जब आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो आप कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करते हैं, या विंडोज का जो ब्राउजर होता है उसके थ्रू यूज करते मैंने उसमें कोई यूज मतलब कोई भी अपडेट नहीं किया उसमें। भी हो जाता है कई बार, हैं। जी जिससे अपन डेवलप करवाते हैं ना। ये बात भी सही कह रहे हैं कि हमारा जो डेवलपर है उसके पास पासवर्ड अभी तक है, और उसने मान लीजिए कहीं डायरी में लिखा छोड़ दिया। आप खुद सोच के देखिए, हमारे घर का जैसा ताला है वैसे ही है इसका ताला, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके पास वहाँ ताले के फॉर्म में चाबी है, यहाँ ताले के फॉर्म में हमारा पासवर्ड है। चलो ठीक है, अब आगे दूसरी और बात बताओ। हाँ बताइए। नई वेबसाइट बनवाई। हाँ जी। ठीक है शर्मा जी, 1 मिनट ही खराब हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, नई वेबसाइट बनवाई, वर्डप्रेस में भी अपन ने चाहे जो चेंज कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब उसमें मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो जैसे डोमेन मेरा है, हाँ ठीक है। होस्टिंग आपकी है, हाँ ठीक है, तो क्या मैं आपकी होस्टिंग ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। कारण ये है कि देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अभी जब अपन वेबसाइट बनने की बात हुई थी, हमने आपसे 2 बात कही थी। डोमेन और स्पेस 2 अलग अलग एंटिटी है, मगर जब वेबसाइट बनती है तब हम इन दोनों को जुड़वा देते हैं। तो अब ये कैसे हुआ कि ये कंटेंट और मैं रखूं, यानी नाम तो आप रखें, कंटेंट मैं चेंज करूं। इन फ्यूचर भी दोनों एक के पास ही होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि क्या है, अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं मेरी एक दुकान खरीदता हूँ, उसके बाहर मैं नाम लिखवाता हूँ, मैं किराए पे देता हूँ तो अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज एक ही जन के पास रहनी पड़ेगी। जी आप कुछ पूछ रहे हो? सर ये डॉटनेट, इनकी ये सवाल पे आ रहा हूँ मैं, डॉटनेट या पीएचपी में से किसको सिक्योर मान सकते हो? हाँ देखिए पीएचपी जो है वो फ्रीवेयर है, ठीक है। डॉटनेट के लिए हमको कुछ लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, तो हमारे लिए दोनों बराबर हैं। सब्जेक्ट ये होता है जो हम प्रोग्रामिंग करवाते हैं वो कितनी सिक्योर है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, हमारे ट्रेड में सिस्टम ये है, वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले उसकी सिक्योरिटी ऑडिट कराइए। यदि वो सिक्योरिटी ऑडिट से क्लियर हो जाए तो ही कंटेंट डालिए। उसका क्या फ़ायदा होता है, जो अपने हैकर की बात से स्टार्ट हुए थे, हैकर उसको हैक ही नहीं कर पाता। मैंने जैसे आपको क्या कहा, मैं पासवर्ड अकुल 1 2 3 रखता हूँ, उसमें मेरा सिक्योर नहीं था। नहीं सिक्योर वो वो अलग बात है। हाँ। जो आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं HTTPS की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब ये होता है, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उसमें कुछ कमियां तो नहीं हैं, उन कमियों की तरफ ध्यान दें। हम लोगों का सर डॉटनेट पे है और एसएसएल भी ले रखा है हम लोगों ने। हाँ। लगभग 5-6 साल से एसएसएल यूज कर रहे हैं। ठीक है। वेबसाइट 2003 से हम लोग यूज कर रहे हैं, बट अभी 3-4 साल पहले 2-3 जगह से हैक हुई, बांग्लादेश से, पाकिस्तान